हेलो फ्रेंड्स, HICS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अतुल मिश्रा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी है ये थर्ड क्लास है करंट अफेयर सेशन की। तो पिछली दो क्लासेस में हमने देखा था, कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन किया था। दूसरी क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनका एनालिसिस किया गया था और एक टास्क आपको दिया गया था कि जो 2017 में हरियाणा PCS के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसके पेपर को आपको सॉल्व करना था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस पेपर को सॉल्व किया होगा और उसको सॉल्व करने के बाद में आपको एक इंसाइट मिली होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आपको पूरे पेपर को टैकल करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उस पर आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के लिए आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमेशा ध्यान में रखते हुए तैयारी को कंटिन्यू करना है। आज का जो सेशन है इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेसिकली अभी के बारे में देखा जाए तो ये कोई मतलब कि तुरंत का टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में इसका जो है 5 वर्ष पूरा हुआ है। 5 वर्ष पूरा होने के बाद में इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। दूसरी चीज़, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके बिहाफ पे भी देखा जाए तो इसकी संभावना बन सकती है कि इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो किसी भी योजना को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक रेसिपी तैयार करवा दे रहा हूं कि आपको उस योजना को पढ़ते समय कैसे तैयार करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको प्रारंभ कब किया गया था। तो ये प्रारंभ हुई थी 13 जनवरी 2016 को। और जबकि हम करंट अफेयर जो है जनवरी का भी कवर कर रहे हैं, तो उस जनवरी में ही ये क्या हो गया था, इसका 5 वर्ष पूरा हो गया था 2021 में, इसीलिए ये चर्चा में रही है। दूसरी चीज़, कोई भी योजना जब लागू की जाती है तो कहीं ना कहीं वो किसी एक योजना के परिप्रेक्ष्य को उसमें सुधार किया गया होता है, या उसमें कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, या कुछ उसमें नया चेंज करने के बाद में उसको मॉडिफाइड किया जाता है, या कुछ योजनाएं होती है जिसको नए सिरे से लागू किया जाता है। तो ये आपको देख लेना है। तो ये जो योजना थी वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी उसके द्वारा, और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी कि MNAIS के द्वारा, इन दोनों के स्थान पर क्या किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया था। क्यों किया गया था? इन दोनों योजनाओं में कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी। कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी उनको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव था, क्यों इसको लागू किया गया था, क्योंकि जब जो किसानों का प्रीमियम था, यानी कोई भी जब हम बीमा करवाते हैं तो उसका एक प्रीमियम देना रहता है, एक डिस्टिंक्ट अमाउंट रहता है जिसको कि जो वायर्स होता है, वायर्स के द्वारा उसको पे करना रहता है उस बीमा कंपनी को। तो उसकी जो प्रीमियम का बोझ था, उस प्रीमियम के बोझ को कम करने के लिए, तथा बीमा का जो जो फसल बीमा करवाई जाती थी उसका जो तुरंत रिटर्न मिलना चाहिए उसमें भी काफ़ी देरी हो रही थी। तो इन दोनों चीज़ों के को प्राप्त करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया गया। अब इस योजना के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसके कैनवास को जो पहले दो आपके बताए गए, पहला क्या बताया गया इसमें कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी, इसके अंतर्गत इसका जो कैनवास था, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी, इसमें जो फसलें कवर की जाती थी वो कुछ स्पेशल फसलें ही कवर की जाती थी। लेकिन इस योजना के आने के बाद में जो फसलें थी उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले खाद्यान्न की जो फसलें होती है, जैसे जो रबी और खरीफ में जितने भी फसलें उगाई जाती हैं, उसके बाद जायद वाला जो मौसम होता है उस टाइम पे जो फसलें उगाई जाती हैं, तिलहन से रिलेटेड जितनी भी फसलें होती हैं उन सारी फसलों को इसके अंतर्गत कवर किया गया। और साथ ही में जितनी भी वाणिज्यिक फसलें होती हैं उन वाणिज्यिक फसलों को भी इसके तहत कवर करने की बात कही गई। तो इस तरह से जो इसका कैनवास था वो काफ़ी बड़ा हुआ और नई नई फसलों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। फिर बढ़ते हैं अगले इसके पॉइंट की तरफ। अब जो इसका उद्देश्य था, इस उद्देश्य को क्यों अडॉप्ट किया गया, तो जैसा आपने पिछले 10 वर्षों से या 5 वर्षों से आपने सुना होगा, किसानों में आत्महत्या की वृद्धि
सुनने को मिली है। किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उनको जानबूझ के आत्महत्या करने का शौक तो लगा नहीं है। उसके पीछे जो बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण थे, उन सारे कारणों पे हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो किसान थे उनको आर्थिक स्थायित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा था? क्योंकि फसलों का जो प्रोडक्शन था उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो उसमें इनपुट दिया जाता था, उस इनपुट में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जब इनपुट बढ़ाना पड़ा तो उनकी क्या हो गई? कॉस्ट भी बढ़ गई। और जब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो उनका जो एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी उस लेवल पे नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उचित मात्रा में उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था अपने उपज का। जब उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था तो उस कंडीशन में उनको उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए बैंक से या अन्य जगहों से उनको क्या करना पड़ता था? लोन लेना पड़ता था। पहली समस्या तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आ जाता है कि कोई फसल में जो नुकसान हो जाता था, उस कंडीशन में भी उनका नुकसान हो जाता था, उसकी भरपाई के लिए कोई और सारी चीज़ें नहीं थी। तो जितने सारे डिस्ट्रेस उत्पन्न हुए थे किसानों के जीवन में, उन सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो इसके माध्यम से उसने कोशिश की थी कि स्थायित्व प्रदान करेगा, आर्थिक स्थायित्व प्रदान करेगा किसानों को, कि यदि किसी भी सरकमस्टांसेस में उसकी जो फसल है वो समाप्त हो जाती है, किसी प्रकार की उसमें समस्या आ जाती है, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। उसके बाद में तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को भी क्रियान्वित किया गया। तकनीकी और नवाचार का बढ़ावा कृषि में किस प्रकार से हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप इज़राइल से ले सकते हैं। एक छोटे से देश को आप अगर देखें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो गई है कि वो सेल्फ सस्टेन तो है ही, साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी उसका काफ़ी हद तक उसकी इकॉनमी को बूस्ट करता है। जबकि अगर इंडिया के टर्म में देखें तो यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी अगर आप कहें तो 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है, और जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 20% है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय ऐसी एक मतलब कि ये डिस्गाइज से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कहीं ना कहीं ये ढकेलती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि किसी काम को अगर मैं अकेला कर सकता हूँ तो उसी काम करने के लिए और भी 4-5 लोगों को हमारे साथ में जोड़ दिया जाए। तो उस कंडीशन में तकनीकी और नवाचार को कैसे भी कोई किसान कैसे अडॉप्ट कर सकता है? उसके पास में रिसोर्सेज की कमी होती है। तो अगर वो किसी भी फसल का फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमित फसल हो जाती है तो उसके पास में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में वृद्धि हो जाएगी, उसके पास पैसे बढ़ जाएंगे और वो नवाचार की तरफ बढ़ के अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है, फसल के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकता है। उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो क्या करेंगी? हमारी राष्ट्र की जो प्रगति है उसको उत्पन्न करेंगी। क्योंकि अगर किसी भी देश की 60% पॉपुलेशन किसी भी बिजनेस में अगर लगी हुई है और उसका कंट्रीब्यूशन लेस देन 20% है, तो अगर उसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी जीडीपी में क्या होगा? वृद्धि होगा। और गवर्नमेंट लगातार कह भी रही है कि किसानों की जो आय है उसको डबल करने का ऑब्जेक्टिव इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद में अगर बीमा हो रहा है, बीमा के आधार पे उसके आधार पे लोन भी मिल सकता है, तो उस कंडीशन में जो आत्महत्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। और जो लोग महाजनों से ऋण प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते हैं उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और अगर प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती हैं, चीज़ों का एमएसपी मिलता है, एमएसपी के साथ में और भी अन्य सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जो किसान आंदोलन हमारे देश में देखने को मिल रहा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि उनकी जो डिमांड्स है वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी पर्याप्त। और उसके बाद में सारी चीज़ों का अगर आप लोन लिए हैं और अगर आपका सारा प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चला तो उस कंडीशन में आप अपने लोन को पूरी तरह से भर पाएंगे। और जो एनपीए वाली समस्या बढ़ जाती है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जाए तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से देखा जाए जो किसानों के द्वारा उत्पन्न की जाती है तो ये टोटल एनपीए का लगभग 13 से 17% के लगभग आता है। तो लेकिन तब भी ये 13 से 17% भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और वो कहीं ना कहीं उस वजह से हो जाता है कि जब उनकी फसल का नुकसान हो जाता है, फसल चक्र में सही ढंग से चीज़ें नहीं हो पाती, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उस कंडीशन में उनकी फसल खराब होने की दशा में आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अब इसका यूज आप कहाँ करेंगे? इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। मेंस के साथ में यह आपका
एस्से में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि किसानों की आय को दोगुनी कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में आप ये यूज कर सकते हैं कि फसल बीमा योजना किस प्रकार से किसानों की आय वृद्धि में सहायक हो सकती है, ये नवाचार लाने के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकती है, या जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इन किन्हीं भी किसी एक पॉइंट के ऊपर वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसका एक नया वर्जन आने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा। जब इसका 5 साल पूरा हो गया तो 5 साल पूरा होने के बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 का एक वर्जन लॉन्च किया गया। अब आप 2.0 पे मत जाइएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाएं थी, क्योंकि गवर्नमेंट का दूसरा टेन्योर जैसे चालू हुआ तो गवर्नमेंट में जितनी भी योजनाएं चालू की थी उन सबको 2.0 यानी कि अपने टेन्योर के अकॉर्डिंग ही उसको नया नाम दे दिया। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बात की गई हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की गई है पूर्ण स्वैच्छिकता के ऊपर बल दिया गया है। पूर्ण स्वैच्छिकता का मतलब ये हुआ कि जब आपके सामने, पहले तो कंपल्सन नहीं है कि आप फसल बीमा के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और उस पार्टिसिपेशन के लिए क्या रेशियो दिया गया है, तो ये जो उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा ये स्वैच्छिक रहेगा और इसमें आप 100% चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में सीमित केंद्रीय सब्सिडी की भी बात की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें सब्सिडी की बात की गई है। राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की बात की गई है। निर्णय लेने में देरी होने के लिए दंड की बात की गई है कि अगर आप फसल बीमा के तहत अपनी फसल का बीमा करवा लेते हैं और उस कंडीशन में बीमा कंपनी के द्वारा आपको पर्याप्त समय के अंदर आपको उसकी भरपाई नहीं की जा रही है तो उस कंडीशन में उसके लिए भी लॉ बनाया गया है। और उसके बाद में ICI गतिविधियों में भी निवेश करने के लिए भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो 2.0 वर्जन है उसमें किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? पहला प्रश्न बन सकता है जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। अब स्टेटमेंट वाले में किस तरह से बन सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो पहला कथन आपका आ जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 को 2020 में लागू किया गया। दूसरा स्टेटमेंट देगा कुछ ही एक टॉपिक्स पे यहाँ पे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्णय लेने में देरी होने पे गवर्नमेंट के द्वारा उस पर दंड के प्रावधान किए गए हैं। ये दो स्टेटमेंट हो गया। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उसके विकल्प हो जाएंगे ए, दूसरा बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप इसके पूरे टॉपिक्स को पढ़े रहेंगे, एक एक डायमेंशंस को जानेंगे, तो उस कंडीशन में आप इसका बेहतर आंसर कर पाएंगे। बाकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो तो फैक्चुअल बेस के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब हर स्टेट PCS कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि वो एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है और क्वेश्चन को भी उसमें डालने की कोशिश कर रही है। और इसका उदाहरण आप 2017 का जब पेपर उठा के देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही। तो हाल ही में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया इसका नाम जो है द्वारा विकसित एक नवाचार पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी कि नवाचार पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे इनोवेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो उस इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रतिष्ठान के द्वारा इस नवाचार पोर्टल को अभी भी राष्ट्र के नाम पे समर्पित किया गया। तो इसमें कौन कौन से एडिशनल पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो इस पोर्टल को राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के द्वारा क्या किया गया है, लागू किया गया है। और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके तहत एक क्या है, स्वायत्त निकाय के रूप में काम करेगी। स्वायत्त निकाय का मतलब होता है कि वो उसके अधीन उसमें काम करेगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय नवाचार पोर्टल यानी नेशनल इनोवेशन पोर्टल जो है, इसमें वर्तमान समय में किन किन विभागों पर काम किया जाता है। तो इंजीनियरिंग विभाग हो गया, इसी के तहत कृषि भी आता है, पशु चिकित्सा भी इसी के तहत आता है और मानव स्वास्थ्य की सेवाएं भी इसी के तहत आती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में
इनोवेशन कहाँ पे किया जाने की ज़रूरत है? एग्रीकल्चर में इनोवेशन किया जाएगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंजीनियरिंग में अगर हम इनोवेशन करेंगे तो हम और भी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लायक हो जाएंगे और चीज़ों को और आसान बना पाएंगे, जिससे कि लोग उस चीज़ को ज़्यादा करेंगे। साथ ही साथ पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य में भी इनोवेशन की लगातार ज़रूरत रहती है। इनोवेशन की बात की जाए तो हर एंगल में सुबह से उठने के से लेके शाम तक हर चीज़ में इनोवेशन की ज़रूरत होती है और आदमी को इनोवेटिव होने की भी आवश्यकता है, जब तक क्योंकि वर्तमान समय जो है वो इनोवेशन पे ही टिका हुआ है, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें की गई हैं और इसके द्वारा लगभग 15 लाख नवाचारों को अभी तक आधारभूत ढांचा प्रदान किया जा चुका है, जिसमें कि ऊर्जा, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ क्षेत्र हैं। उसके बाद में न्यूरोसोटिकल मतलब कि ये आपका मेडिकल से रिलेटेड हो जाता है, और कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिनमें कि इस इनोवेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए आप जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया और किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ अधिकार प्राप्त करना हो तो इसके माध्यम से आप उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। उसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, इसके बारे में अगर देखा जाए तो यह संस्थान दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क, जो कोई भी चीज़ आप करते हैं, जैसे किसी चीज़ को आपने इनोवेट किया है तो उस इनोवेशन पे डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, आपको ये प्रमाणित कौन करेगा कि ये आपका ही राइट है, आपने इसको किया है। तो उन सारी चीज़ों के लिए इसका दस्तावेजीकरण, उसका मूल संवर्धन, गैर सहायता प्राप्त करने की तकनीकियाँ, इन सब सारी चीज़ों के लिए एक उत्कृष्ट और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस व्यावसायिक एवं सामाजिक प्रसार करते हुए भारत को नव प्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के लिए इसको प्रतिबद्ध माना गया है। यानी जो ये है, इसका उद्देश्य क्या है, जो अभी हम लोगों ने सरल शब्दों में देखा कि इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी चीज़ में इनोवेशन प्राप्त करने के बाद में आप उस चीज़ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप उसका बौद्धिक अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे, और भारत को नव प्रवर्तन राष्ट्र बनाने के यानी इनोवेशन के लिए, इनोवेशन हब बनाने के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों की प्रतिबद्धता किसके हाथ में होगी? राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान के माध्यम से इसको किया जाएगा। इसकी स्थापना 2000 में अहमदाबाद के गुजरात में की गई थी और यह भारत की राष्ट्रीय पहल है जो समाज के अनौपचारिक क्षेत्र के जमीनी स्तर के नवाचारों और परंपरागत ज्ञान के धारकों को संस्थागत सहयोग भी प्रदान करती है। यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसी भी प्रकार से इनोवेशन का कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए ये सहायता भी प्रदान करती है। तो इस तरह से इसके कुछ एडिशनल पॉइंट हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेलवे मिनिस्ट्री अप्रूव्ड न्यू आयरन ऑक पॉलिसी को अभी किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा अभी उसकी क्या की गई है? अप्रूवल उसको प्रदान किया गया है। तो आयरन ऑक क्या होता है? लौह अयस्क जिसे कहा जाता है। लौह अयस्क का जो आवंटन किया जाता है उसके लिए जो रेलवे की बोगियां आवंटित की जाती हैं कि कहीं भी किसी भी ऐसी स्थान पे उसको किसी भी प्राइवेट पार्टी के द्वारा उसका ऑक्शन और उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसका निर्धारण करती है कुछ रेलवे बोगियों का। तो रेल मंत्रालय के द्वारा रेल बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन के लिए नियमन हेतु लौह अयस्क नीति 2021 का अभी क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, निर्गत की गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और उस लौह अयस्क में क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से ग्राहकों को अयस्क का जो परिवहन है उससे संबंधित संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? जो लौह अयस्क नीति 2021 का निर्माण किया गया है, इसके माध्यम से इसको बनाया जाएगा। उसके बाद में कहा जा रहा है कि जो घरेलू विनिर्माण है यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से संबंध गतिविधियां जितनी भी हैं उनको लौह अयस्क की ढुलाई से लेकर उसका सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसमें की गई है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर उससे कुछ भी की जा रही है तो हमारी पहली प्राथमिकता इस
नीति के माध्यम से कहा गया है कि उसको दी जाएगी। उसके बाद में घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा इस्पात उद्योग को संपूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो कोर क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो हो गया आपका, ये इसको अगर हम एक सर्किल के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो ये 3 सर्किल बनते हैं। ये आपका हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट, ये हो जाता है डोमेस्टिक के साथ में सर्विस सेक्टर के साथ में जो इंटीग्रेशन होता है उस चीज़ को, और ये इंटरनेशनल मार्केट आपका यहाँ पे बन जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से किसी भी देश की जो इकॉनमी होती है उसको बूस्टअप किया जाता है। लेकिन जो कोर होता है वो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस आपका जो सर्विस होता है, यही दोनों क्या होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र होते हैं। तो उस कोर क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना और देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। फिर उसके बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे के कुल माल परिवहन में लौह अयस्क यानी इस्पात के साथ में दूसरा सबसे प्रमुख माल है, और ये प्रथम जो है इसमें कोयला आता है। तो यानी कि भारत में, अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का भी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा जो अयस्क पाए जाते हैं वो मतलब कि जो परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रेल के द्वारा यूज किया जाता है, तो पहले नंबर पे कोयला का सबसे ज़्यादा आदान प्रदान यानी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और दूसरे नंबर पे जो लौह अयस्क होता है उसका आदान प्रदान हम इसके माध्यम से करते हैं। भारत चौथा स्थान है सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक के देश में, और पहले नंबर पे देखा जाए तो आपका चीन आ जाता है। सॉरी, चीन नहीं, ये आपका अमेरिका के लगभग एक वो है स्टेट, वहाँ पे आता है। देश के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित होने के कारण इसमें लाभ भी। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे, इनको आप देख सकते हैं। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप देखेंगे कि सबसे पहले फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी, जिसे हम कहते हैं FEP 1992 में। इसके अंतर्गत कहा गया था कि लंबी दूरी के परिवहन में लोहा, इस्पात, सीमेंट और इसी प्रकार के अन्य खनिजों को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब ये आपका हिस्ट्री बताता है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1992 के तहत ये कहा गया था कि जितने भी मतलब रॉ मटेरियल टाइप के चीज़ें हैं जिनके माध्यम से नई चीज़ों का निर्माण होता है, जो कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं, इन खनिजों का ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्वितरण करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को सही ढंग से कर पाना संभव हो, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जोग्राफिकल टेरेन जो है वो काफ़ी बुरा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उस कंडीशन में उस राज्य का विकास बाधित ना हो और वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पहुंच सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 को अडॉप्ट किया था, और उसके माध्यम से बताया था कि किसी भी चीज़ का जो कि अयस्क के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं या जिनका उपयोग विनिर्माण क्षेत्र में एक रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी प्रदान करेगी। और उसमें यह भी कहा गया था कि बिहार और उड़ीसा जैसे संसाधन अधिशेष राज्यों को भी औद्योगिक विकास में वंचित ना किया जाए। अंततः भारत ने सर्द उदारीकरण के उपरांत इसको समाप्त भी कर दिया था। तो वही बात जो अभी हमने डिस्कस किया तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं दूसरा, इसरो का PSLV C51 C51 एक मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था। तो उसके बारे में तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये PSLV C51 या अमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च कब किया गया था, फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं। तो जो PSLV है, PSLV एक प्रकार का आपका क्या होता है, ये
जो आपकी रॉकेट होती हैं उन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है। जिस प्रकार से हमें कहीं जाने के लिए कार, मोटरसाइकिल और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से किसी भी रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए एक वाहन की ज़रूरत होती है। उस वाहन को PSLV, SULV, इसका एक सीरीज है, 5-7 प्रकार के ये होते हैं, तो उन पे अलग से डिस्कशन किया जाएगा किसी लेक्चर के दौरान। तो यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए कि PSLV के माध्यम से उस चीज़ को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पे कहा गया है कि PSLV C-51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये बात की गई थी 2000, ये फरवरी की बात है, लेकिन ये लॉन्च नहीं किया गया था। तो यह इसरो का कौन सा मिशन था? 53rd जो था वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन था, जिसके माध्यम से उसको पोलर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए उसको किया गया था। और इस लॉन्च में PSLV 51 रॉकेट ब्राज़ील के उपग्रह का एक उपग्रह था, जिसे अमेजोनिया 1 को कहा गया है, उस प्राथमिक उपग्रह के रूप में ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया जाने वाला था। ठीक है, उसके बाद में उस ब्राज़ील का जो उपग्रह था, जिसे अमेजोनिया कहा गया है, के साथ में यह लॉन्च व्हीकल 19 और उपग्रहों को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन ये ले नहीं जा पाया। फिर इस मिशन को इसरो की वाणिज्यिक नोडल एजेंसी का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन भी कहा गया है, जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के माध्यम से भी लॉन्च किया गया था, और इसको NSIL का भी दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं NISL की जो भूमिका होती है किसी भी लॉन्च स्ट्रेटजी को ले जाने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो NSIL जो होती है वो स्पेस फ्लाइट INC के साथ में वाणिज्यिक समझौते के अनुसार इस मिशन पर काम कर रहा था। और स्पेस फ्लाइट ये होता है INC बोलते हैं इसे, एक सैटेलाइट राइड शेयर है, जिसमें मिशन मैनेजमेंट और उसके बाद में प्रोवाइडर है। तो यह अमेरिका के लिए एक सिएटल वेस्ट काम करता है। उसके बाद में इसमें 18 सहयात्री जो कि उपग्रह के साथ में जाएंगे, उसमें NSIL भी शामिल है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। बढ़ते हैं अगले उसमें जो अमेजोनिया है, वो अमेजोनिया क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अमेजोनिया 1 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राज़ील के द्वारा इसको भेजा जा रहा है। और यह एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन, यानी कि जो पृथ्वी का ऑप्टिकल नेटवर्क है, उस ऑप्टिकल चीज़ को और उसका अवलोकन करने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया है। और यह ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की भी निगरानी करने के लिए इसको एक रिमोट सेंसिंग डेटा को भी भेजने के लिए साझा किया गया है। और इसी के लिए इसका नाम भी अमेजोनिया भी रखा गया है, जो कि जो अमेजन क्षेत्र है उसमें वनों की कटाई बहुत तेज़ हो रही है, तो उसको रोकने के लिए इसको दिया जा रहा है। तो इसके अलावा यह उपग्रह पूरे ब्राज़ील में भी विभिन्न प्रकार की कृषि जो गतिविधियां हैं उनका विश्लेषण करने में भी एक डाटा प्रोवाइड करेगा, जिसके माध्यम से वहाँ का सही ढंग से एनालिसिस किया जा सके। अब बढ़ते हैं अगले उसमें कि अन्य कौन कौन से उपग्रह थे जो इसके माध्यम से भेजे गए थे। तो उसमें PSLV व्हीकल के माध्यम से इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि IN स्पेसिया नामक एक नोडल एजेंसी का निर्माण किया गया था, और इसके माध्यम से 4 उपग्रहों को ले जाने की बात की गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि इन स्पेसिया के माध्यम से अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में यह कार्य कर रही है, और यह निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति भी प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से आप देखेंगे जिस प्रकार से अमेरिका में SpaceX और अमेजन के जो मालिक हैं उनकी जो कंपनी बनाई गई है वो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। तो वो इंडिया का भी जो ये सिस्टम था इसमें भी कहा गया है कि अब निजी क्षेत्र को इसमें भी आने की बात कही जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की अगले टॉपिक की तरफ। ये एक प्रश्न के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज यानी CIX प्लेटफॉर्म, CIX एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस प्लेटफॉर्म को दिया है। तो उसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको किसके द्वारा किया गया था? आवास एवं शहरी मंत्रालयों के
के द्वारा इसको किया गया था। ये क्या था इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किसको, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज यानी कि CIX प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य था कि जो चुनौतियां हैं उनके लिए कुछ समाधान तैयार करना, जिसमें कि शिक्षा के संबंधी कोई चुनौती है, व्यवसायों से संबंधित से कोई चुनौती है, या सरकार के द्वारा कोई भी जो इनोवेशन किया जा रहा है उसमें अगर किसी भी प्रकार की चुनौती है तो उन चुनौतियों को किस प्रकार से उसको इनोवेशन के माध्यम से, शिक्षा और व्यवसाय को इनोवेशन के माध्यम से उसमें जो आने वाली चुनौतियां हैं उनको कैसे समाप्त किया जाएगा, उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म पर 400 से अधिक स्टार्टअप्स, 100 स्टार्ट शहरों और 150 से अधिक चैलेंज स्टेटमेंट इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसका जो जो उद्देश्य था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें रजिस्टर्ड होगी, तो वहाँ पे 400 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड किए गए हैं, 100 स्टार्ट शहरों को इसमें रजिस्टर्ड किया गया है, और 150 से अधिक चैलेंजेस इसमें दिए गए हैं, जिनको आप देख के समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस समय चर्चा में भी है। अभी हाल ही में आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है और इस प्रौद्योगिकी के लिए भारत की जो तैयारियां हैं क्या वो अनुकूल परिस्थिति में है या वो अभी उसमें लैकिंग दिख रहा है, या 5G एडॉप्टेशन में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हद तक मजबूत है, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में दूरसंचार यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए क्या किया गया था, 5G बैंड सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उसके उपयोग के संबंध में दूरसंचार कंपनियों और अन्य उद्योग विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी और ये बताया गया था कि आपकी 5G के ऊपर राय क्या है। और इसका अभी हाल ही में क्या किया गया है, ऑक्शन भी कर दिया गया है इसके स्पेक्ट्रम का। तो उन सारी चीज़ों पे हम देखेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस प्रकार से ऑक्शन किया जाता है चीज़ों को। तो हम देख लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी जो होती है आपने देखा होगा 1G सुना है, नहीं सुना है, 2G, 3G, 4G और 5G, ये 5 प्रकार के जनरेशन है। इन सारी चीज़ों को ये बताता है कि मोबाइल जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका जनरेशन गैप को बताता है। तो 5G जो था वो केवल मतलब कि कॉल के लिए यूज किया जाता था, यहाँ पे कॉल और डाटा ट्रांसमिशन भी होता है। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा फास्ट और वोल्टी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। वोल्टी के बाद में ये भी आपका हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा, इससे फास्ट हो जाएगा। लेकिन जो 5G होगा ये इन सारी चीज़ों से फास्ट होगा और डाटा ट्रांसमिशन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके लिए टास्क है कि आपको ये नीचे बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि 1G कब लॉन्च किया गया था, 2G कब लॉन्च किया गया था, 3G कब लॉन्च किया गया था, 4G कब लॉन्च किया गया था और 5G लॉन्च कब किया गया था। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। तो हो सकता है क्योंकि अभी नया है ये टॉपिक, तो हो सकता है मिलान करने वाले क्वेश्चंस के रूप में इनको पूछा जा सकता है। तो जो 5G तकनीकी है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीकी की क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है। और इस तकनीकी के अंदर जो 4G LTE कनेक्शन होता था, यानी कि लिक्विड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं। तो कनेक्शन को ये प्रतिस्थापित करेगा और इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करने के रूप में भी ये कार्य करेगा। 5G तकनीकी से जो डाउनलोड है और अपलोड है उसकी जो स्पीड होगी उसमें मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में 5G तकनीकी के अंदर मल्टी GPS ट्रांसफ़र रेट भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अत्यधिक रूप से इसमें जो कण होते हैं वो उसमें जो विलंबता पाई जाती है यानी कि अल्ट्रा लो लेटरेसी पाई जाती है, वो भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो इसकी क्षमता होगी, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। इफिशियंसी के साथ में जो उपभोगकर्ता हैं उनके लिए ये अधिक अनुकूल होगी किसी भी चीज़ को कम समय में करने के लिए। तो 5G के ये कुछ फ़ायदे हैं। 5G की तकनीक में भारत की जो स्थिति है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो दूरसंचार क्षेत्र की सभी तीनों
खिलाड़ी, जिसमें कि आपका रिलायंस जियो इन्फोकॉम हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया और दूरसंचार विभाग खुद हो गया। उससे स्पेक्ट्रम का आवंटन तथा 5G फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा बनाने की बात कही गई है और कहा गया है, जिसके अनुसार वो अपनी जो उनकी कार्य योजनाएं हैं, जिस तरह से वो क्या कर सकते हैं, 5G को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, किस प्रकार से लोगों के और ग्राहकों के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए बात कही गई है। लेकिन ये न्यूज़ आपकी पुरानी थी। यहाँ पे हम बता दें कि जियो के द्वारा उसके पूरे स्पेक्ट्रम को क्या कर लिया गया है, ऑक्सनेट कर लिया गया है। तो उस तरह से उसका जो पूरा राइट है जियो के पास में ही है। हालांकि एक सबसे बड़ी बाधा इसमें क्या है कि इन तीनों में से दो कंपनियां, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास में पूंजी की कमी होने के कारण उन्होंने पहले से ही इसमें हटा लिया और रिलायंस जियो की योजना इस साल से इसको शुरू करने की बात कही गई थी और इसको प्रारंभ भी कर दिया गया है। फिर इसके बाद में 5G की तकनीकी के संदर्भ में कुछ वैश्विक प्रगतियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो सरकारों के द्वारा ज़्यादा वैश्विक दूरसंचार कंपनियों के द्वारा 5G नेटवर्क का निर्माण शुरू किया जा चुका है और ग्राहकों के लिए इसके लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। और अमेरिका जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AT तथा टी यानी टी मोबाइल और उसके बाद में वेरिजोन जैसी कंपनियों के द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए वाणिज्यिक 5G को प्रारंभ भी कर दिया गया है और ये अग्रणी रूप यहाँ पे अदा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड बातें थी। उसके बाद में अगर निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है 2018 है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, इसमें 5G के महत्व पे प्रकाश डाला गया है और जिसमें कहा गया है कि एक वृद्धिशील स्टार्टअप समुदाय सहित 5G, क्लाउड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो होता है और उसके बाद में डेटा एनालिटिक्स, ये क्या है, अवसरों के लिए एक क्षितिज को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि डिजिटल जुड़ाव जो होता है उसको तीव्रता मिलेगी और उसमें क्या होगा, डिजिटल जो गैप है उस गैप को समाप्त करने के दिशा में ये कार्य करेगा। फिर हम बढ़ते हैं अगला, वो ये आपका है स्ट्रेटोसेट है। स्ट्रेटोसेट, एस्ट्रोसेट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में इसको एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट के बारे में है। एस्ट्रोसेट के बारे में हम देख लेते हैं कि एस्ट्रोसेट क्या है। तो हाल ही में एस्ट्रोसेट के अल्ट्रावायलेट्स इमेजिंग टेलीस्कोप ने आकाशगंगा में एक विशाल जटिल ब्रह्मांडीय डायनासोर से दुर्लभ पराबैंगनी चमकीले तारों की एक खोज की गई है। तो उसके बारे में उसको क्या नाम दिया गया है, उसको एस्ट्रोसेट का नाम दिया गया है। तो इस खोज का जो महत्व है, इसका महत्व पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके महत्व से ये एक प्रकार के दुर्लभ पराबैंगनी चमकीले तारों के बारे में यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, जो कि युवा नीले तारों सहित अंडाकार आकाशगंगाओं जैसे दिखता है और प्राचीन जो तारकीय प्रणाली है, जो मतलब तारों का एक जो सिस्टम चलता है, उस तारकीय सिस्टम को किस प्रकार से बनाया गया है, उन सारी चीज़ों को उससे उत्सर्जित होने वाले पराबैंगनी विकिरण का कारण ये पराबैंगनी चमकीले तारे होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसलिए ऐसे सभी तारों के गुणों को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है और इसीलिए जो आपकी ये खोज हुई है उसमें कार्य करेगी। एस्ट्रोसेट के बारे में बात की जाए तो एस्ट्रोसेट भारत की पहली समर्पित तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में है, यानी कि इसे मल्टी वेव लेंथ स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एस्ट्रोसेट के द्वारा उन सारी चीज़ों को देखा गया है जो पराबैंगनी आकाशगंगा में पराबैंगनी चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें 5 दूरबीन लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से एस्ट्रोसेट एक ही समय में ऑप्टिकल पराबैंगनी और निम्न तथा उच्च विद्युत ऊर्जा वाली जो चुंबकीय परावर्णक्रम है, जिसे हम एक्सरे के माध्यम से ज्ञात करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक साथ उनका ओवरव्यू दे देता है। उसके बाद में एस्ट्रोसेट में लगा हुआ जो पैरावैग्निक इमेजिंग टेलीस्कोप है, जिसे कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप कहा जाता है, ये दृश्य पराबैंगनी, सुदूर पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम क्षेत्रों के पास में आकाश को अवलोकन करने में सक्षम भी हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोसेट को 28 दिसंबर 2015 को इसरो के द्वारा पृथ्वी के निकट भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित भी किया गया था। यह एक फैक्ट इसके आ जाता है। उसके बाद में यह एक बहु संस्थान सहयोग परियोजना है, जिसमें कि
ये बात कही जा रही कि IUCAA इसरो के द्वारा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और उसके बाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, इसके एक सहायक संस्थान के रूप में ये सारी चीज़ें कार्य करती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि एस्ट्रोसेट में लगा हुआ इमेजिंग सिस्टम किन किन सारी चीज़ों के साथ में काम करता है। तो वहाँ पे आपके 4 विकल्प दे सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, उसके बाद भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हो गया। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे ऑप्शंस के रूप में दे सकते हैं और वहाँ से आप उसका, अगर आपको राइट आंसर पता रहेगा तो वहाँ से उसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8 है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो हाल ही में भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में साझेदारी के लिए समझौते पे एक हस्ताक्षर किया गया है। तो इंटरनेशनल ऊर्जा एजेंसी क्या है, वो इंटरनेशनल लेवल पे, शायद पहली चीज़ आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के बाद, जैसे आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मतलब ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा का जो क्रियान्वयन है या उसको, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से वो मैनेज करेगी, तो उसी वही सारे उसके काम होते हैं। तो इस समझौते के तहत कहा भी गया है कि सदस्य देशों के बीच में जो आपसी विश्वास, मजबूत सहयोग और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता तथा टिकाऊपन को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया है, सारे देशों को अपने उसमें जोड़ने के लिए एक सदस्यता ऑफर की है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो यह एक अंतर सरकारी क्या है, स्वायत्त संगठन है और इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, इसका आपने नाम सुना होगा। OECD के माध्यम से फ्रेमवर्क के तहत 1974 में किया गया था। ठीक है, इसके कार्यों पर का अगर फोकस देखा जाए तो यह मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पे काम करती है, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा हो गया, आर्थिक विकास हो गया, पर्यावरण जागरूकता हो गया और वैश्विक सहभागिता यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल कॉपरेशन की बात की जाए, पर्यावरण जागरूकता, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा, इन 4 मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, काम करती है। और इसका जो मुख्यालय यानी सचिवालय है वो पेरिस में है, फ्रांस में जो स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई इससे रिलेटेड। अब इसकी भूमिकाओं और कार्य पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की एजेंसी जो है, इसकी स्थापना जो है 1973-74 के बीच में तेल संकट के दौरान जो मतलब कि जो ऑयल क्राइसिस आया था उस टाइम पे उसको अडॉप्ट किया गया था और उसमें कहा गया कि जितने भी सदस्य देश हैं वो तेल आपूर्ति व्यवधानों का क्या करेंगे, सामना करने की में आपस में मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और आईईए द्वारा यह भूमिका वर्तमान में भी आज भी क्या कर दिया है, निभाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अधिदेश में अगर बात की जाए तो उस समय इसका विस्तार भी किया गया था। इसके कार्यों में भी वैश्विक रूप से प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर निगाह रखा गया था और उसका विश्लेषण भी किया गया था और बताया गया था कि ये किस प्रकार से एक बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा करने में किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं और कैसे उसको सहयोग करेंगे। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनका हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसकी संरचना एवं सदस्यता है, तो जो पात्रता निर्धारित की गई है वो कौन सी पात्रता है, किसके आधार पर आप इसके पात्र हो सकते हैं। तो पहली चीज़ बताई जा रही है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है उसमें कितने स्टेट हैं, तो 30 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें कि 8 सहयोगी देशों के रूप में शामिल हैं और उसके अलावा जितने हैं उनकी सदस्यता होने के लिए किसी एक देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है। इन 8 के अलावा और वो भी देश इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं जो OECD के सदस्य होंगे, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। हालांकि OECD के सभी सदस्य IEA के सदस्य अभी भी नहीं है, ये भी यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद में किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरा करना आवश्यक है। पहली चीज़ कि देश की सरकार के पास पिछले वर्ष के 90 दिनों में किए गए
यानी कि निवल आयात के बराबर कच्चे तेल का भंडारण होना चाहिए अथवा उत्पाद भंडारण में मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि भले ही वह भंडार सरकार के प्रत्यक्ष स्वायत्त में ना हो, किंतु आर्थिक यानी कि वैश्विक तेल आपूर्ति के व्यवधान को दूर करने के लिए इसका उपयोग हमेशा किया जा सकता है। बढ़ते हैं इसके अगले कुछ टॉपिक्स के लिए जो अब इसमें दिया गया है। कुछ और भी शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों में से तीसरी शर्त है कि देश में राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने की भी मांग की गई है, और जिसे हम क्या कह सकते हैं, मांग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसको लागू किया जाता है। फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय, जिसे कि हम CERM सीरम के ही नाम से जानते हैं, तो इसमें भी इसको भी लागू करने और इसको कानून के रूप में एक संस्था के रूप में कार्य करने की भी बात की गई है। उसके बाद में मांग किए जाने पर देश की सीमा को कार्यरत सभी तेल कंपनियों द्वारा जानकारी दिए जाने की भी बात की गई है। उसके बाद में उससे रिलेटेड कानून को भी बनाने की बात बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सामूहिक कार्यवाही को भी उसमें क्या किया जाए, पार्टिसिपेंट को उसमें भाग 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 लेने तथा उसमें उस देश के कानून को बनाए रखने की भी चर्चा की गई है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ रिपोर्ट्स हैं। इस पे हमेशा 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए कि वैश्विक ऊर्जा और CO2 की स्थिति, यानी कि वैश्विक ऊर्जा यानी कि ग्लोबल एनर्जी, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्थिति है उसको किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। विश्व ऊर्जा आउटलुक को भी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। विश्व ऊर्जा सांख्यिकी को किसके द्वारा किया जाता है, तो ये विभिन्न जो आपके रिपोर्ट्स हैं इनको किसके द्वारा किया जाता है, IEA के द्वारा किया जाता है। IEA के द्वारा इन सारी चीज़ों को निकाला जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन था समाप्त हुआ, जिसमें कि कुछ 8 टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा। कल के टॉपिक्स में हम लोग MCQ देखेंगे। MCQ में जितना भी टॉपिक अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपको MCQ दिए जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ 10 टॉपिक का और भी उसके साथ में डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लस में इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से इसका PDF डाउनलोड करें। धन्यवाद। कट करो।